हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। तो 6 नंबर चैप्टर क्या है हमारा? 6 नंबर चैप्टर है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। यानी प्राकृतिक वनस्पति क्या होगी? जो नेचुरल, जैसे हमारे पेड़ पौधे लगा लो, कहाँ पर घास के मैदान है, कहाँ ऊंचाइयों पर पेड़ कम है, कहीं ज़्यादा है, उनकी जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार की होती है। यानी जो नेचुरल वनस्पति है उसके बारे में, और वहाँ का जो वन्य जीवन है कि वहाँ पर किस प्रकार के वन्य जीव जंतु पाए जाते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे। तो क्या है हमारा चैप्टर नंबर 6? क्या है? प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो प्राकृतिक वनस्पति को हमने जो हमारे नेचुरल कारक होते हैं, जैसे तापमान हो गया, वर्षा हो गई, ऊंचाई हो गई, और वहाँ की जो मिट्टी है, उसके आधार पर 3 प्रकार से बांटा है हमने प्राकृतिक वनस्पति को। तो क्या है? प्राकृतिक वनस्पति को 3 प्रकार से हमने किसके आधार पर बांटा है? सबसे इंपॉर्टेंट है तापमान और वर्षा के आधार पर मान सकते हैं, पर ऊंचाई भी निर्भर करती है कि कितनी ऊंचाई पर किस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, और वहाँ की मिट्टी कैसी है। ये सब हमारे प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। ये सब जो कारक है, तापमान लगा लो, वर्षा लगा लो, और ये किसको प्रभावित करते हैं? हमारी प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। और इसी के आधार पर हमने इस प्राकृतिक वनस्पति को 3 भागों में बांटा है। पहला है वन, दूसरा है झाड़ियाँ, और तीसरा है हमारा घास के मैदान। तो इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वन कहाँ पर ज़्यादा या कहाँ पर कम होंगे? तो वन वहाँ होंगे जहाँ तापमान और जो वर्षा है वो मतलब उनके जरूरत के हिसाब से सही होगी, कि जितनी एक पेड़ को वर्षा की जरूरत होती है, यानी पानी की जरूरत होती है, जितने तापमान की जरूरत होती है, अगर वो दोनों चीजें उसके अकॉर्डिंग है, ना कम है ना ज्यादा है, तो वहां पर क्या मिलेंगे? हमें वन मिलेंगे। वन को कैसे? जैसे जंगल लगा लो, वहां वन ही तो है, ठीक है? तो वहां पे वो जंगल और वो वन क्यों है? क्योंकि वहां पे तापमान और वर्षा वो दोनों उन वनों के अकॉर्डिंग, उसकी जो मात्रा है वो सही है, उसी के हिसाब से वहां पे वन है। वहां घास के मैदान क्यों नहीं है? क्योंकि वहां का जो तापमान है और जब वर्षा की मात्रा है वो नियमित रूप से और उनकी अकॉर्डिंग, उनके जो चाहिए उनको, उस हिसाब से वो उसके लिए सही है, इसलिए वहां पे वन है। और घास के मैदान कहाँ होंगे? जहां या तो तापमान कभी कम या ज्यादा होता है, या वर्षा, ठीक है, यानी ये कम ज्यादा होते रहते हैं। इनकी जो मात्रा है वो निश्चित नहीं है, कभी ज्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी होती भी नहीं है। तो वहां क्या पाए जाएंगे? वहां पाए जाएंगे घास के मैदान। यानी वन में तो तापमान और वर्षा नियमित रूप से या उनकी जो उनको चाहिए उसके हिसाब से सही मात्रा में उनको मिल रही है, तो वहां वन हो गए। और जहां तापमान और वर्षा का जो वितरण है वो असमान हो जाएगा, वहां घास के मैदान होंगे। और झाड़ियां कहाँ मिलेगी हमें? झाड़ियां वहां मिलेंगी जहां वर्षा की मात्रा बहुत कम होगी और तापमान या तो अधिक होगा या बहुत कम होगा, उसका भी कोई निर्धारण नहीं है, तो वहां झाड़ियां मिलेंगी हमें। तो हमने जो वन है और घास के मैदान और झाड़ियों को लगभग किसके आधार पर डिफाइन किया? तापमान और वर्षा के आधार पर बताया है कि कहाँ वन होंगे, कहाँ घास के मैदान और कहाँ झाड़ियां होंगी, ठीक है? तो अब देखते हैं वन किसे कहते हैं। जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान, परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वन कहते हैं। इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। यानी कहीं पे बहुत ज्यादा घने वन हो जाते हैं और वहां से सूर्य को जो ताप है वो जमीन तक पहुंच ही नहीं पाता, इतने सघन हो जाते हैं। और कहीं खुले, यानी वन तो होते हैं पर उनके बीच में डिस्टेंस लगा लो वो थोड़ी ज्यादा होती है, इसलिए वो खुले वन कहलाते हैं। नंबर 2 पे क्या आएगा हमारा? घास के मैदान आएंगे। घास के जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं, यानी वर्षा तो होती है यहाँ पर कम होती है। वन वाले क्षेत्र में ज्यादा होती थी वर्षा, तापमान भी उनके अकॉर्डिंग सही था, पर इसमें जो वर्षा है वो
कम होती है, तो उसके आधार पर वहां पे क्या हो गए, घास के मैदान हो गए। नंबर 3 क्या हमारा, झाड़ियां। कांटेदार झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में, यानी जहां वर्षा नहीं होती वहां पे ये हमारे होते हैं। अब इन हम देखते हैं कि जो वन है, घास के मैदान और झाड़ियां है, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो हमने इनको किन के आधार पर डिफाइन किया था, तापमान के आधार पर, ठीक है, और वर्षा के आधार पर बताया है कि कहाँ पर वन है, कहाँ घास के मैदान और कहाँ झाड़ियां हैं। तो ये कारक इसको प्रभावित करेंगे, तो दो तो यही हो गए। तीसरा हम लगा लेते हैं ऊंचाई, यानी जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं पेड़ों का आकार लगा लो या उनकी ऊंचाई, हाइट, वो सब बदलती रहती है। आपको पता ही है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो वहाँ हमें अलग प्रकार के पेड़ मिलते हैं, नीचे ऊंचाई, कम ऊंचाई पे अलग प्रकार के पेड़ मिलते हैं, क्योंकि ऊंचाई पे क्या हो जाता है, तापमान कम हो जाएगा तो पेड़ उसी के हिसाब से अपने आप को अनुकूलित करने के लिए अपने जो आकृति है उसको चेंज कर ले लेता है। जैसे जहाँ बर्फीले क्षेत्र हैं, जहाँ बर्फ गिरती है, वहाँ पेड़ों का आकार ऐसा होता है, शंकुनुमा होता है, क्योंकि अगर बर्फ गिरेगी तो नीचे आ जाएगी ऐसे होने से। अगर ऐसा होगा तो बर्फ इसके ऊपर ही रह जाएगी, रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसके ऊपर ही रह जाएगी तो इसको नुकसान पहुंच जाएगी। तो इसीलिए उस वातावरण के हिसाब से पेड़ ने अपने आप को अनुकूलित करने के लिए अपनी शेप चेंज कर ली, अपनी आकृति को चेंज कर लिया। तो इस प्रकार ऊंचाई भी प्रभावित कर रही है। और मिट्टी कि वहां पे कैसी मिट्टी है, वहां पे किस प्रकार के पेड़ उगेंगे, ठीक है, तो मिट्टी भी प्रभावित करती है। एक बात आप देखिए, जो वन होते हैं, ठीक है, इनके पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी बड़ी होती है, क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है और वो वाष्पोषण की क्रिया के द्वारा पानी त्याग भी सकते हैं, क्योंकि पानी उनको मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि उनमें पानी की कमी है। तो इनके पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो चौड़ी होती है, ठीक है, क्योंकि इनको जो पानी की आवश्यकता है उनकी पूरी हो रही है। और जैसे पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो अपने साथ पानी की मात्रा भी छोड़ते हैं वायुमंडल में, तो ये पानी वाष्पोषित कर सकते हैं ये वाले जो वन होते हैं, क्योंकि इन्हें पानी मिल रहा है। जैसे जैसे घास के मैदान में आते हैं तो वर्षा की मात्रा कम हो रही है, तो इनके जो यहाँ पे जो पेड़ होंगे, ठीक है, उनकी पत्तियां इनकी अपेक्षा कम चौड़ी या छोटी होगी, क्योंकि इनमें जो पानी की कमी है वो, आपको पता है कि यहाँ वर्षा कम हो रही है तो यहाँ पानी की कमी लगेगी इनको, तो जो वाष्पोषण की क्रिया के द्वारा पेड़ पौधे पानी छोड़ेंगे, अगर वो कम निकलेगा तो सही रहेगा ना। इसीलिए यानी पेड़ ने अपने आप को उस वातावरण के अकॉर्डिंग अनुकूलित कर लिया है कि यहाँ वर्षा कम हो रही है तो इसलिए उसने अपनी पत्तियों को कम चौड़ा कर लिया, यहाँ पानी की मात्रा ज़्यादा है तो यहाँ पर उसने अपनी पत्तियों को चौड़ा कर लिया, क्योंकि अगर वो पानी छोड़ेंगे तो एक तो चौड़ी पत्ती से पानी निकलेगा, एक थोड़ी कम से निकलेगा तो कम निकलेगा। तो उसी के हिसाब से पेड़ों के आकार या आकृतियां होती है। जैसे झाड़ियाँ, झाड़ियों के या तो पत्तियां होती है, नहीं है, होती है तो ऐसे बिल्कुल पतली पतली कांटों जैसी होती है, तो क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, अगर यहाँ चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हो जाएंगे तो पहले ही पानी की कमी है और ये ऑक्सीजन के साथ में अगर पानी छोड़ेंगे तो ये पानी, ये पत्ती कितना पानी छोड़ेगी, पानी की पहले ही कमी है, इसने और ज़्यादा छोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या इनका जीवन संभव हो पाएगा, नहीं। इसीलिए यहाँ पे क्या होती है, झाड़ियाँ होती हैं जिनकी पत्तियाँ नहीं होती, कांटों के समान या पतली पतली नुकीली जैसी होती है। तो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो गए हमारे, तापमान हो गया, वर्षा हो गई, ऊंचाई हो गई और मिट्टी हो गई, ठीक है। अब इसी तापमान और वर्षा के आधार पर हमने वनों को कितने भागों में बांट लिया है। देखिए, पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती क्या होगा, जो अपनी पत्तियां एक टाइम में छोड़ देते हैं यानी त्यागते हैं, जैसे हम पतझड़ वाला मौसम बोलते हैं ना कि पतझड़ आ गई है, यानी पेड़ अपनी पत्तियां छोड़ने लग जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, 3 नंबर पे क्या है, शीतोष्ण सदाबहार वन, फिर 4 नंबर पे शीतोष्ण पर्णपाती वन, 5 नंबर पे भूमध्य सागरीय वनस्पति और 6 नंबर पे हो गया हमारे शंकुधारी वन।
ठीक है, तो इनको हमने किसके आधार पर बांटा है? तापमान और वर्षा के आधार पर। देखिए उष्ण, उष्ण से आपको समझ में आ रहा है, उष्ण यानी गर्मी, तापमान ज्यादा, तापमान ज्यादा तो वर्षा भी ज्यादा, इसलिए सदाबहार यानी हर टाइम ये हरे भरे रहेंगे। ठीक है, जो उष्ण कटिबंधीय है सदाबहार वन है, वहां तापमान भी ज्यादा है, वर्षा भी ज्यादा है, और इसी की वजह से ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी कभी ये अपनी पत्तियों को नहीं छोड़ते, यानी इनमें कभी शुष्क वाली जो ऋतु आती है वो नहीं आती, हर टाइम हरे भरे ही रहते हैं। 2 नंबर पे क्या है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी यहाँ तापमान भी ज्यादा है, वर्षा तो ठीक है, वर्षा भी है, पर पर्णपाती यानी एक टाइम ऐसा आता है कि ये पेड़ अपनी पत्तियों को छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? एक टाइम ये अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं और नई पत्तियां फिर दोबारा से आती है, तो उनको क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। अब 3 नंबर पे क्या है? शीतोष्ण सदाबहार वन। तो शीत और उष्ण का मिश्रण है, यानी ना तो ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा ठंड है, तापमान कैसे है वहां पे? शीतोष्ण प्रकार का है। तो वहां और किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वहां पे सदाबहार यानी हर टाइम हरी भरी रहने वाली वनस्पति पाई जाती है। और 4 नंबर पे क्या है? पर्णपाती, यानी एक टाइम पर ये पेड़ अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं, पर वहां का तापमान शीत और उष्ण का, यानी ना तो ज्यादा गर्मी है वहां ना ज्यादा ठंड है। अब 5 नंबर पे क्या है? भूमध्य सागर वनस्पति। तो ये इस नाम से आपको पता चल रहा है कि कहाँ मिलेगी? भूमध्य सागरीय वनस्पति, यानी भूमध्य सागर के आसपास की जो वनस्पति है उसके हिसाब। शंकुधारी वन वहां मिलेंगे जहां पे अत्यधिक ठंड होगी, यानी हर टाइम बर्फ लगा लो या टेम्परेचर बहुत ही कम रहता हो, वहां पे मिलेंगे शंकुधारी वन। ठीक है, तब इनके बारे में अब थोड़ा थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने देख लिया कि कितने प्रकार के वन है और उनको कैसे किन के आधार पर हमने बांटा है, तब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो पहला है हमारा उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वर्षा भी होती है, इसलिए क्या कहते हैं? वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा में उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे? भूमध्य रेखा में उष्ण कटिबंध, यानी ये भूमध्य रेखा है हमारी, ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा है, तो ये वाला जो एरिया था इसी को हमने कहा था उष्ण कटिबंध। तो इस यहाँ पे पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ तापमान भी ज्यादा और वर्षा भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाले वन पाए जाएंगे। ये क्षेत्र गर्म होते हैं, गर्म, तापमान ज्यादा है तो गर्म तो होते ही है, एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा भी होती है। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान, वितान होगी यानी ऊपर वाला जो उसका ग्रीन वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं वितान, के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, यानी इतने घने होते हैं ये कि जब सन की लाइट आती है तो इतने घने हैं पास पास में, तो जो सन की रेज है वो उसको जमीन तक नहीं पहुंचने देते हैं, ये इतने घने होते हैं, नहीं पहुंच पाती है। आगे क्या है? आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ, दृढ़ काष्ठ क्या होगी? यानी मजबूत लकड़ी, काष्ठ होती है लकड़ी, दृढ़ होगी मजबूत। वृक्ष जैसे रोजवुड, आबूनस, मोहगनी आदि पाए जाते हैं, यानी कुछ पेड़ है जो यहाँ पे पाए जाते हैं, उनमें कौन से है? रोजवुड, आबूनस और मोहगनी। और इनकी जो लकड़ी होती है वो मजबूत होती है। कैसी होती है? मजबूत होती है, क्योंकि तापमान भी ज्यादा और वर्षा भी वहां पे ज्यादा हो रही है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन हमने देख लिया, जहाँ वर्षा और तापमान दोनों ज्यादा होते हैं और वो अपनी पत्तियों को नहीं छोड़ते, यानी सदा हरे भरे रहते हैं। ठीक है, अब है हमारा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब मैंने आपको बता दिया कि पेड़ अपनी पत्तियों को त्यागेंगे, इसलिए उनको पर्णपाती कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी यानी मौसम के हिसाब से इनकी पत्तियां, वो अपने पत्तियों को छोड़ते हैं। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? भारत में भी पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में, यानी बहुत बड़े भाग पर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, यानी मौसम बदलता रहता है। जैसे अभी सर्दियां चल रही है, ठीक है, थोड़े दिन बाद में गर्मी आ जाएगी, फिर बारिश वाला मौसम, यानी मौसम परिवर्तन होता रहता है।
जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। क्या करते हैं? पत्तियों को छोड़ देते हैं, क्योंकि पत्तियों के माध्यम से जल बाहर निकलेगा। क्योंकि श्वसन क्रिया में जब पेड़ ऑक्सीजन को बाहर छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेंगे, तो अपने साथ जल को भी वो वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इसीलिए जल का जो शुष्क मौसम हो गया कि उस टाइम जल वैसे ही कम होता है, उस टाइम में जल की कमी को पूरा करने के लिए ये पेड़ अपनी पत्तियों को त्याग देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्षों में है साल, सांगवान, नीम, शीशम। यानी कुछ पेड़ों के नाम बताए हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? साल, सांगवान, नीम और शीशम। और इनकी लकड़ी भी क्या होती है? मजबूत होती है। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर कौन कौन से हैं? यहाँ पे किस प्रकार के वन्य जीव पाए जाएंगे? बाघ, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट कौन सा हमारा? शीतोष्ण सदाबहार वन। यानी यहाँ पे टेम्परेचर ना ज्यादा कम है ना ज्यादा है, इसलिए वह यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शीतोष्ण सदाबहार वनस्पति। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, 0 से ये कर्क रेखा होगी हमारी, ठीक है, ये मकर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। तो ऊपर की ओर जा रहे हैं, यानी मध्य अक्षांश यहाँ पे 23.5 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ पे किस प्रकार के वन मिले थे हमें? उष्णकटिबंधीय, ठीक है। अब जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी ये वाला जो एरिया है, इसी को तो हमने कहा था शीतोष्ण कटिबंध। इसमें जो वनस्पति पाई जाएगी कर्क रेखा से लेके जो हमारा ऊपर है कौन सा? आर्कटिक वर्त, और नीचे है हमारा अंटार्कटिक वर्त, उसके बीच में जो पेड़ पौधे पाए जाएंगे उनको क्या कहेंगे हम? शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। ये सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। दक्षिणी पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ कौन कौन प्रकार की वनस्पति होती है? जैसे बांज हो गया, चीड़ हो गया, यूकेलिप्टस हो गया, जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ऊपर वाले में किस प्रकार के? सिर्फ दृढ़ पाए जाते थे, पर यहाँ पे मुलायम और दृढ़ दोनों प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट कौन सी हमारे? शीतोष्ण पर्णपाती यानी पतझड़ वाले वन कहलाएंगे, शीतोष्ण कटिबंध में मिलेंगे ये। उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तरी पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये यानी कहाँ पाए जाएंगे? उत्तरी पूर्वी अमेरिका, न्यूजीलैंड, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ये वन पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, क्योंकि उस टाइम पानी की कमी होती है, इसलिए अपने पानी को बचाने के लिए क्या करते हैं? पत्तियों को झाड़ देते हैं। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ है बांज, एस, बीच आदि। और यहाँ कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं? वो है हिरण, लोमड़ी, भेड़िए, यहाँ के आम जानवर है। फिजेंट है, मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। कौन से पक्षी पाए जाते हैं? फिजेंट है, मोनाल। तो कई बार इन जो हमारे जानवर है या पक्षी है, इन्हीं को देख के क्वेश्चन आ जाता है कि ये वाले जो जानवर हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार की वनस्पति में पाए जाते हैं ये जानवर। नेक्स्ट कौन सा हमारा? नेक्स्ट हमारा भूमध्य सागरीय वनस्पति। कौन सी? भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम भाग में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कहाँ पे? महाद्वीप के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम भाग में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में, इसलिए इसको क्या कहा है? भूमध्य सागरीय वनस्पति का है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म यानी जो गर्मी वाली ऋतु होती है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है और शुष्क होती है, और वर्षा भी यहाँ पे कम होती है।
वाली मृदु शीत ऋतुएं पाई जाती है। यानी मौसम यहाँ पे बदलता रहता है, अभी गर्मी है, ठंड है, ऐसे चेंज होता रहता है, जैसे हमारे यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें किस प्रकार की जो ग्रीष्म ऋतु है वो बहुत ज्यादा गर्म और शुष्क होती है, और वर्षा कैसी होती है, मृदु और शीत होती है। यानी वर्षा के टाइम पे ठंड हो जाती है वहां पे। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर आदि के खट्टे फल उगाए जाते हैं। यानी ये जो ऋतु है वो खट्टे फलों के लिए अनुकूल है, तो इसीलिए यहाँ पे किस प्रकार की खेती की जाएगी, खट्टे फलों की खेती की जाएगी। क्योंकि खट्टे फल, जैसे ये लगा लो कि जो गर्मी की ऋतु है वो बिल्कुल गर्म और शुष्क है, सर्दी में वर्षा हो गई वहां पे, ठीक है, तो वहां पे किस प्रकार के फल उगाए जाएंगे, खट्टे फल उगाए जाएंगे। और वो कौन से हैं, संतरा, अंजीर, जैतून, अंगूर आदि, और उनसे क्या बनाई जाएगी, शराब बनाई जाएगी। यानी इन इलाकों में शराब बनाई जाती है और खट्टे फलों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्या हमारा, शंकुधारी वन, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों, और वो अक्षांश कितने हमारे, 50 डिग्री से 70 डिग्री। तो उत्तरी गोलार्ध यानी जो ऊपर वाला हिस्सा है भूमध्य रेखा से, उसके उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, टेगा कहते हैं। शंकुधारी जैसे ऐसे शंकु जैसी आकृतियां होती हैं, और ये क्यों होती है, क्योंकि यहाँ बर्फ गिरती है, बर्फ से बचने के लिए पेड़ अपनी जो शेप है वो ऐसी बना लेते हैं, शंकु के जैसी। ये वन अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, यानी इनकी जो लकड़ी होती है वो सॉफ्ट होती है। इन वृक्षों का उपयोग लुगदी, माचिस, पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए किया जाता है। यानी इन पेड़ों से जो लकड़ियां मिलती हैं उससे किस प्रकार के, लुगदी बनाने के लिए, माचिस के जो बॉक्स होते हैं उनको बनाने के लिए, पैकिंग के बॉक्स होते हैं वो बनाने के काम में आती हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं। और यहाँ पे किस प्रकार के पेड़ होते हैं, चीड़, देवदार आदि वन पाए जाते हैं। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। पोलर बियर यहाँ पाया जाता है, कहाँ पे, शंकुधारी वन होते हैं वहां पे। अब बात करते हैं घास के मैदान की। हमने वन तो देख लिए, कितने प्रकार के किए थे हमने, 6 प्रकार के। अब बात करते हैं घास के मैदान की। तो घास के मैदान 2 प्रकार के होंगे, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान यानी जहाँ तापमान ज्यादा होगा, वर्षा ज्यादा होगी, शीतोष्ण जहाँ तापमान ज्यादा तो होगा पर वर्षा और तापमान दोनों कम होंगे, ऊपर वाले की अपेक्षा, उष्ण की अपेक्षा। तो इन वनों को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनको पूर्वी अफ्रीका में किस नाम से जाना जाता है, सवाना नाम से जाना जाता है। ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस के नाम से जाना जाता है। यानी इन घास के मैदानों को अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और जो शीतोष्ण घास के मैदान है उनको अर्जेंटीना में पेम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया में डान के नाम से जाना जाता है। तो हमने वन भी देख लिया और घास के मैदान भी देख ली, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंटीली झाड़ियाँ, जहाँ वर्षा और तापमान बहुत ही कम होते हैं। यानी तापमान या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, यानी जो स्थिति है पेड़ पौधों के लिए वो उसके अनुकूल नहीं है। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। शुष्क रेगिस्तान यानी वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाई जाती है। जो कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाएगी, उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान में और महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर। तीव्र गर्मी या गर्मी ज़्यादा होगी, तापमान ज़्यादा होगा, बहुत कम वर्षा, वर्षा कम के कारण यहाँ वनस्पति की कमी रहती है। अब बात कर लेते हैं टुंड्रा, ठीक है। यह ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ तापमान तो है ही नहीं, बहुत कम तापमान है, हर टाइम बर्फ रहती है। तो किस प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी, काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ। लाइकेन आपको पता है कितना अच्छी रहती है, जिसमें ये कहाँ पाई जाती है, लाइकेन टुंड्रा वनस्पति में, ठीक है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। यानी जो यहाँ की ग्रीष्म ऋतु है वो अल्पकालिक है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए ही ऐसा लगता है कि
थोड़ा तापमान बढ़ा है, यानी जो ग्रीष्म ऋतु होती है अल्पकालिक यानी छोटे समय के लिए ही आती है, उस टाइम ये ऐसी वनस्पति वहाँ पे विकसित होती है। तो आज के चैप्टर में हमने प्राकृतिक वनस्पति देखी और वहाँ पाया जाने वाला वन्य जीवन देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।